हाँ, यस कमिंग। नाम सर। बैठिए। थैंक यू सर। मिस्टर प्रवीर, आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर मैंने 2010 में अपना ग्रेजुएशन किया। 2010 में ग्रेजुएशन किया। यस। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर मैं वर्तमान में वरीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यालय महालेखाकार में 2012 से कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा। आपने पीजी भी किया है? यस। किस विषय से किया है? सर मैं मैथिली सब्जेक्ट से पीजी 2019 में पूरा किया। अच्छा अच्छा, मैथिली से किया है। तो मैथिली से पीजी करने का मतलब फिजिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया, तो मैथिली से पीजी करने की आपने किस प्रकार से सोचा? ऐसी सोच क्यों बदली आपकी? सर मैं अपना जॉब करने के दौरान मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की और इस क्रम में मैं वैकल्पिक विषयों के चयन में मैंने अपना मैथिली सब्जेक्ट रखा और पढ़ने में मुझे काफ़ी रुचिकर लगा और इससे मुझे सफलता भी मिली है। इसलिए मैंने इसे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने अपना पीजीबीसी सब्जेक्ट से किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले लगता है कल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विद्यापति जो कवि हैं उसके संबंधित कुछ कहीं समारोह था, वहाँ उन्होंने कहा मैं मिथिला और मैथिली के लिए मैं जो चाहे करूँगा और मिथिलांचल की मांग को जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो आपके विचार से ये क्या लग रहा है? क्या मिथिलांचल अलग राज्य बनना चाहिए या डिप्टी सीएम ने जो बातें कही हैं वह क्या है, राजनीति है या कि उन्होंने जो वादा किया है उसको पूरा करना ज़रूरी लगता है? सर कभी कभी कुछ छिटपुट मांगे इसकी उठती रही है सर पहले भी, लेकिन सर मैं समझता हूँ कि यदि राज्य बनाने से ज़्यादा जरूरी फिलहाल वर्तमान संदर्भ को देखा जाए तो सर मूलभूत समस्याएं विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर। मतलब माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है वो सही नहीं है? सर ये लंबे समय के लिए हो सकता है सर, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा है तो सर टाला जा सकता है कुछ समय के लिए। अच्छा ठीक है। ये मैथिली भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? सर मुख्य रूप से 5 उपभाषाएं सर इसकी। बताइए। मुख्य रूप पहला है केंद्रीय मैथिली जो मानक मैथिली से उठाया था, और उत्तरी मैथिली जिससे नेपाल का प्रभाव है, दक्षिणी मैथिली जिसमें संथाल परगना और क्षेत्र का प्रभाव है, और पूर्वी मैथिली में पूर्णिया और बंगाली क्षेत्र का प्रभाव है, पश्चिमी मैथिली जिसमें भोजपुरी का प्रभाव है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिथिला के कौन से कवि आपको ज़्यादा पसंद हैं? सर मुझे महाकवि विद्यापति, बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी। गोविंद दास का नाम आपने सुना है? यस। गोविंद दास और विद्यापति में क्या अंतर आप पाते हैं? सर गोविंद दास विद्यापति के परवर्ती कवि थे, उन्हें अपना गुरु मानकर पद की रचनाएं की। मुख्य रूप से दोनों पद की रचना की और दोनों में से समानता है कि वो राधा कृष्ण को मुख्य विषय के रूप में अपनी पदावली की रचना की जो श्रृंगारी की है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि सपोज कीजिए कि आप भी मैथिली कवि हैं और आपको भी कुछ रचना करने का मौका मिला हो, तो वर्तमान संदर्भ में आप मैथिली भाषा में क्या लिखना पसंद करेंगे? किस विषय पर लिखना पसंद करेंगे? सर वर्तमान समय में मिथिला की जो लोकल समस्या है जैसे बाढ़ की समस्या और बाढ़ की विभीषिका जो होती है, फिर प्राकृतिक आपदा, महिलाओं की समस्या, इस तरह पर मैं लिखना चाहूँगा सर। अच्छा, तो उसको आप 2-4 लाइन में बता सकते हैं कविता के फॉर्म में? सर मैंने इस पर रचना नहीं किया हूँ, लेकिन इस पर जैसे मैं बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी इस पर लिखे हुए हैं बाढ़ पे, तो वो मैं बता सकता हूँ। नहीं, आप अगर लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे आप मैथिली भाषा में? बताइए, 2-3-4 लाइन बताइए। सर कविता के फॉर्म में सर मैं नहीं कर पा रहा। अच्छा ठीक है। जिसमें बैद्यनाथ प्रसाद क्या बताए थे आप? क्या नाम था? बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी। अच्छा, बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी का ही सुनाइए।
जैसे कोसी नदी है, उसकी विभीषिका को ध्यान में रखते हुए वो कविता की रचना की थी। जैसे कौशकी के धार मन ऐसे जय रहल छुए पार, उट्टल सन डीह डाबर सुनसान सन गाम, लगे ले नाम लेवे ले नाम, रहल नहीं कोई वही ठाम जय ठाम बह रहा है इस कोसी की धार। तो कोसी की धार इस तरह से अपना बाढ़ का प्रकोप था, जो पूरे एरिया में कोई कहीं भी गांव का दृश्य नहीं दिखाया, सिर्फ जल ही जल के रूप में दिखाई देगा। अच्छा, आपका पहला प्रेफरेंस क्या था? पहला प्रेफरेंस क्या रखा है आपने? सर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा। बिहार प्रशासनिक सेवा। बिहार पुलिस सेवा को आपने प्रथम वरीयता क्यों नहीं दिया? आप तो पुलिस सेवा के लिए भी योग्य लग रहे हैं। यस सर, और मैंने इसे दूसरे चॉइस के रूप में रखा है सर, और मैं उसके लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन सर जो प्रशासनिक सेवा में कार्य की विविधता है और विभिन्न क्षेत्रों में मुझे कार्य करने का अवसर मिलेगा, इसलिए मैंने पहली वरीयता के रूप में उसे रखा है। सर पुलिस सेवा भी सर मुझे आकर्षित करती है, इसलिए मैंने उसे दूसरे चॉइस को किया। अच्छा, अगर आपका सिलेक्शन बिहार प्रशासनिक सेवा में होता है तो आपके कार्य करने की क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? आप पर्सनल लेवल पर इसको बताइए कि आप किस प्रकार से काम करना पसंद करेंगे? सर मैं जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे, कार्य की प्रायोरिटी बेसिस पर कार्य करूँगा, और नियमित रूप से मैं अपने कार्यों का और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो कार्य हैं उसका निरीक्षण करूँगा, साप्ताहिक और जो मासिक निरीक्षण करूँगा, कार्य की प्रगति की समीक्षा करूँगा, और जो योजनाएं सरकार की हैं उसे ससमय निष्पादित करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो आपका हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी प्लेइंग वाचिंग क्रिकेट है सर, और कुकिंग है सर। क्रिकेट का शुभारंभ कब हुआ? सर क्रिकेट का शुभारंभ सर लगभग 17वीं सदी में मतलब मुख्य रूप से अंग्रेजी को ज़्यादा किया जाता है। और 2020 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल कब से प्रारंभ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय खेल मुख्य रूप से सर भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुरू हुआ सर, टेस्ट क्रिकेट के रूप में सबसे पहले 1877 ईस्वी के आसपास, और फिर 1975 के या 77 है सर, 1975 के आसपास है सर, उसमें वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई सर। फिर T20 क्रिकेट जो 15-20 साल पहले आई है। हम केवल 2020 से हैं। सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय 2020 बोलिए, ऐसे ही बताना। अच्छा, आप बताइए उत्प्लावन का सिद्धांत किसका था? सर आर्किमिडीज का। क्या था सिद्धांत? सर उत्प्लावन का सिद्धांत है जब कोई वस्तु दर में डूबती है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, जो वस्तु के दर हटाए गए दर के भार के बराबर होती है। आभासी कमी। यस सर। और अगर कोई वस्तु पूर्णतः डूब जाती है, पानी के लेवल के बराबर आ जाती है, तो क्या होता है उस स्थिति में? क्या कहें, कितनी कमी आएगी? 3 स्थिति हो सकता है। यस सर। एक पानी के ऊपर तैरेगी, एक पानी के बराबर आ जाए, एक आधे पानी के बराबर डूब जाए, उसमें भी कमी आती है सर। मेरा प्रश्न है कि पानी में पूर्ण रूप से डूबा और पानी नीचे नहीं गया, पानी के लेवल के बराबर आया, तो आभासी कमी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आभासी कमी सर अनुभूति होती है, जब हम उसे वस्तु उठाने की कोशिश करेंगे तो मुझे हल्की महसूस होगी, वो आभासी कमी। मुख्य रूप से वस्तु का भार तो उतना ही होता है, लेकिन मुझे मेरा प्रश्न है कि उस वस्तु जो पानी में डूब गया और पानी के लेवल के बराबर आया, तो उसमें कितनी कमी आई उसके भार में? सर जितना वस्तु का दर्व वो विस्थापित किया उस दर्व के भार के बराबर। ऊर्जा स्थानांतरण के सिद्धांत किसने दिया? स्थानांतरण का मीडियम बता दीजिए सर। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर काम करता है? कंडक्शन। केवल कंडक्शन। कन्वेक्शन भी है सर, एक कण से दूसरे कण में। आराम से बताइए, आराम से सही, आराम से सोच समझ कर बताइए। इसके विद्यार्थी हैं।
अभी का ईवीएम विवाद के बारे में कुछ बताइए। सर वर्तमान में कुछ चुनाव के परिणाम आने के बाद कुछ आरोप लगाए गए हैं सर इस तरह के ईवीएम पर, लेकिन लगातार यह उठते रहते हैं बहुत सारे चुनाव में। लेकिन सर मुझे लगता है सर ईवीएम इंटरनेट के माध्यम से या तकनीकी रूप से देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट नहीं है, इसलिए हैकिंग का मुझे नहीं लगता है सर इसमें कोई संभावना है। पर्सनल तौर पर इसमें मैनुअली किया जा सकता है, लेकिन सर मॉक पोल भी होता है इसका। तो सर इसमें प्रक्रियागत जो चरण है सर वो ईवीएम बहुत मतलब चरणों से होकर गुजरता है, फिर वहाँ से असेंबल होती है सर। तो मुझे लगता है सर इसमें बहुत संभावनाएं नहीं है, लेकिन सर बहुत हमेशा देखा जा रहा है लगातार विवाद में ये बना हुआ है सर ईवीएम। तो सर इस पर एक सर विभिन्न राजनीतिक दलों से सलाह लेकर के कमेटी भी इस पर आप देख रहे हैं कि ईरान में बार बार जो है उसके परमाणु जहाँ संयंत्र लगे हुए हैं या बनाए जा रहे हैं वहीं गोली कांड हो रही है, वहीं वैज्ञानिक हत्याएं हो रही हैं। तो ये सब कार्य कौन कर रहा है और किस देश का इसका हाथ, किस देश का हाथ है इसमें? सर जैसा ईरान की सरकार के द्वारा बोला जा रहा है तो उसमें इजराइल का सर इसमें इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है सर। अच्छा, कोई एविडेंस प्राप्त हुआ है? इसकी जानकारी सर नहीं है सर। प्रवीण अकाउंटेंसी से जुड़े हुए है ना? यस सर, ऑडिट से। अच्छा, ऑडिट और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है? सर ऑडिट में सर आय और व्यय किसी भी संस्था का आय और व्यय का सर लेखा जोखा रखा जाता है, हिसाब रखा जाता है सर। और अकाउंटेंसी जहाँ खत्म होती है वहाँ से अदर ऑडिट शुरू होती है। अकाउंटेंसी लेखा रखने के बाद उसकी समीक्षा करना ऑडिटर का काम है। तो आखिर अकाउंटेंसी में क्या होता है? जैसे आप अकाउंटेंसी पदाधिकारी बन गए तो क्या चीज़ है? सर किसी भी संस्था की जितनी आमदनी है, जितनी व्यय है, डेबिट एंड क्रेडिट, उसका मेंटेन किया जाता है। वही चीज़ तो आप ऑडिट में भी कर रहे हैं। उसकी सर जांच हम लोग करते हैं सर। विभिन्न प्रक्रिया अपनाई गई है कि नहीं, जो नियम कानून अपनाए गए हैं, खर्च में जो नियम है, जो संवैधानिक प्रावधान है उसको अपनाया गया है कि नहीं खर्च करने में, वो सारी प्रक्रियागत हम लोग समीक्षा करते हैं। भारत के जो CAG है वो क्या करते हैं, उनका क्या काम है? सर विभिन्न राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का ऑडिट रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष और संसद के समक्ष रखवाना। तो आखिर वो क्या करते क्या है? ऑडिट रिपोर्ट रखते हैं सर। एज ए ऑडिटर कोई पदाधिकारी क्या करेंगे? एज ए ऑडिटर 3 प्रकार की हम लोग लेखा परीक्षा करते हैं सर। जैसे वित्त लेखा परीक्षा, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं को देखा है। जिस तरह से कोई वित्त में जिस तरह कोई नियम बना, कोई कानून या संवैधानिक प्रावधान है, उसको फॉलो किया गया है कि नहीं खर्च करने में, कोई सक्षम पदाधिकारी है उसको खर्च को फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो वित्त लेखा परीक्षा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सर। और निष्पादन लेखा परीक्षा जो जैसे सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, तो सर उसकी आउटकम हमारे जो सरकार के द्वारा विजन रखा गया वो प्राप्त हो पा रहा है कि नहीं, खर्च हो रही है नियमित रूप से, लेकिन और जो हमारा आउटकम होना चाहिए, लोगों को लाभ होना चाहिए, उस तरह की हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए हम निष्पादन लेखा परीक्षा और परफॉर्मेंस ऑडिट के माध्यम से देखते हैं। तो वही सेंट्रल स्तर पर जो CAG है वो क्या करते हैं? सेंट्रल CAG के अंतर्गत हम लोग करते हैं। हाँ ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं? CAG क्या काम करते हैं? केंद्रीय स्तर पर ही बताइए, राज्य का छोड़िए। सर केंद्र स्तर पर सारी केंद्र के जितने कार्यालय है जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है उसका एनुअल रिपोर्ट सर तैयार होता है। जो मुख्य रूप से सीवियर मामला होता है उसको हाईलाइटेड पैरा के रूप में रखा जाता है और सारा डाटा कंपाइल करके सरकार संसद के समक्ष राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष रिपोर्ट रखा जाता है। फिर वो रिपोर्ट PSC में जाती है और PSC में सर जो संबंधित विभाग हैं और PSC के अध्यक्ष और PSC कमेटी है और साथ में CAG, तीनों के द्वारा उस पर चर्चाएँ होती हैं सर। कि संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानून का भी तो उसमें जिक्र होता है कि क्या संसद से CAG को क्या मतलब है? संसद सर जो संचित निधि से जो धन व्यय की गई है उसको सर देखना CAG का कार्य है। वो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में उसका वर्णन है और साथ में संसद के द्वारा एक नियम भी बनाया गया है। CAG कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 है, उसके तहत भी कार्य। CAG को जांच करने का तो अधिकार दिया गया है, बहुत व्यापक अधिकार है, लेकिन आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती?
सर कार्रवाई करने का कार्य सर साक्ष्य जुटाने और उचित जो संसद की जो संचित निधि का खर्च है वो संसद के समक्ष संसद के संज्ञान में लाने का कार्य सर सीएजी का है। और इस पर सर किसी को यदि पनिश करना हो या करना हो तो वो सर सीएजी का कार्य नहीं है, वो सर न्यायालय के माध्यम से उसको दंडित किया जा सकता है। फिर ऐसा नहीं लगता है कि सीएजी बहुत कमजोर संस्था हो गई, सिर्फ जांच करके देती है और संसद पर डिपेंड करता है कि उस पर कुछ करे? संसद और सर ये मामला कोर्ट के माध्यम से भी होती है सर। तो ये साक्ष्य जुटाने जिस तरह से पुलिस का कार्य है उस तरह से सर मुझे लगता है जो सीएजी का भी सर साक्ष्य जुटा कर और ये जनता के समक्ष और विपक्ष के माध्यम से और जनता के माध्यम से जो मामला सामने आता है तो सर सरकार पर भी कुछ अच्छे कार्य करने का दबाव बनता है। ये भी सर एक समझता हूँ कि सर ये जरूरी है। आप बोले प्रशासनिक सेवा में बहुत विविधता है काम करने में, क्या है जब आप प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में अगर चयन होते हैं तो क्या बनिएगा आप? अनुमंडल स्तर पर? अनुमंडल स्तर पर सर अनुमंडल पदाधिकारी से एक पुलिस पदाधिकारी भी है डीएसपी, उनकी भी बहुत काम है। तो आखिर कौन ऐसा काम है जो प्रशासनिक पदाधिकारी बहुआदमी व्यक्तित्व का काम कर सकता है, पुलिस पदाधिकारी भी काम कर सकता है? पुलिस पदाधिकारी के रूप में वरीयता नहीं देते हैं क्योंकि उनकी भी काफ़ी भूमिका है। तो पुलिस पदाधिकारी की क्या क्या भूमिका हो सकता है? सर पुलिस का मुख्य कार्य सर जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण करना और सोशल वर्क भी पुलिस का है। बहुत सारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं सरकार के या चाहे लोकल स्तर पर, उसको सही ढंग से संचालित करना और विभिन्न सारे केस को और जैसे अभी बाल विवाह और महिला के जो सशक्तिकरण के लिए जो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और साथ में इस सब सारी को सर निष्पक्ष रूप से जांच करना और सर पुलिस का कार्य है सर। तो जब आप इतना काम बता ही रहे हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी उन्हीं का काम ज़्यादा है उसमें ज़्यादा हम प्रतिभा दिखा सकते हैं, पुलिस में कम दिखा सकते हैं? पुलिस में भी है सर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे विभिन्न डिपार्टमेंट में कार्य करने का अवसर प्रशासनिक सेवा में मिलता है सर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रशासनिक पदाधिकारी का पद एक गौरवमयी पद है जो समाज में काफ़ी इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं उसके प्रति? प्रशासनिक सेवा सर मुझे लगता है पुलिस सेवा भी काफ़ी सर गौरवमयी पद है। दोनों सर काफ़ी अपने आप में प्रतिष्ठित पद है। राज्य की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवा मुझे लगता है दोनों सेवा है। क्या मैं आपके विकल्प को बदल सकता हूँ इस तरह पर, बदल दूँ? नो सर, मैंने इसे सोच समझ कर रखा है। तो प्रशासनिक सेवा भी है सर, पुलिस सेवा भी है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा भी मिलता है इसलिए मैंने पहला रखा है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने इसे सेकेंड पर रखा है। आपने ही तो अपने बातों को काट रहे हैं कि पुलिस पदाधिकारी के रूप में भी काफ़ी से है, प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, तो आखिर एक डिसीजन तो होगा ना कि नहीं इनका ज़्यादा विविधता है कार्य? सर प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा विविधता है। अच्छा चलिए, इतनी विविधता है तो बताइए एक राज्य स्तर में सबसे प्रमुख पदाधिकारी से लेके जिला स्तर के पदाधिकारी का नाम बताइए, प्रशासनिक स्तर। राज्य स्तर पर सर सबसे बड़ी मुख्य सचिव होते हैं, विभिन्न विभागों में प्रधान सचिव होते हैं। इसके बाद सर स्पेशल सेक्रेटरी, नीचे से मैं सर एडिशनल, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। जिला तक का ये सर सचिवालय में सर। जिला में सर जॉइंट सेक्रेटरी के समतुल्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं सर। उनके साथ डीडीसी, एसी होते हैं। उसके और इसके बाद अनुमंडल स्तर पर एसडीओ होते हैं, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ होते हैं। और उससे नीचे जाइए, प्रशासनिक अधिकारी की सबसे अंतिम भूमिका कौन सी निभाता है? ग्राम स्तर पर जाइए, पंचायत राज है, उसमें मुखिया प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, मुखिया होते हैं और सचिव, पंचायत सचिव होते हैं सरकार के। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर प्रवीर, अच्छा बताइए, आप अपने जीवन का
कोई ऐसा मोमेंट बताइए जिससे आप काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं, या कोई ऐसी बात बताइए जो आपके अंदर हो जिससे आपको गर्व होता हो कि मुझे मेरे ऊपर गर्व है। ऐसा क्या है आपके अंदर? सर मेरे अंदर की क्वालिटी की बात की जाए तो सर मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। मैं हर इंटीग्रिटी और जो ऑनेस्टी है उसको हमेशा पालन किया हूँ, जो उस पर मुझे अपने आप में गर्व है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर।